आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भार्गव विद टीच पर। ये प्रश्नावली 1.1 के 5वां सवाल, 6वां सवाल और 7वां सवाल, ये तीनों सवाल बचे हैं जो इस वीडियो में आपको पूरे करा दिए जाएंगे। इससे पहले जो सवाल हैं उनको हमने वीडियो 3 पार्ट बना के डाल दिए हैं। ये आखिरी वीडियो है, इसमें सारी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए अपन इस सवाल पर समझते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, यह लिख देना आप हल। हल लिख लेना, हल लिखने के बाद में आप लिखना कि n क्या है। n आपकी एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। n क्या है आपकी? n आपकी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का तात्पर्य है ये है कि आप देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। यानी कि उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होती है। 0, 1, 2, 3 और कहां तक जाएगी? अनंत तक। लेकिन n क्या है? प्राकृत संख्या। याद रखना, प्राकृत संख्या 1 से ही प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी? अनंत तक। लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अंतर है दोनों में, याद रखना। तो n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। n इसका तात्पर्य यह है, n का मतलब एक भी ले सकते हो, n का अर्थ आप 2 भी ले सकते हो। यही तो प्राकृत संख्या है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 3 भी ले सकते हो। तो ये प्राकृत संख्या मतलब n का मान आप कुछ भी ले सकते हो, पर आप छोटी से छोटी घात क्या ले सकते हो? 1। और अधिकतम घात कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। अब ये सवाल क्या बोलता है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए आगे बढ़े अपन, वो क्या बोलता है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात n किस पर समाप्त होने की बोल रहा है वो? 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त। अंक 0 पर समाप्त। 0 पर, ये 0 है, 0 पर समाप्त। तो देखिए अब ये 6 है, इसके मान के चलिए मैंने इस 6 के गुणनखंड कर लिए। यानी इसे किस किस में तोड़ सकते हो आप? इसे आप इसके गुणनखंड कर सकते हो 2 गुणित 3। अरे 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 ही तो होगा। तो मैंने इसे तोड़ दिया। मैंने क्यों तोड़ा है? मैंने इसलिए तोड़ा है ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि क्या ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, है ना। ये तो मैंने आपको बताया है, ये कुछ किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये तो आपको बताया है, सिखाया है वो तो आप इसको अंडरलाइन कर दिया है ना। इसके मतलब ये 6 को अपन ने तोड़ लिया है, इसके 2 गुणनखंड कर लिए। इसकी पावर कितनी है? n है। अब देखिए इस 6 की घात कितनी है? n। अब इन दोनों की घात में कितनी है? n, यानी कि 2 की पावर कितनी हो सकती है? n गुणित, और 3 की पावर भी कितनी हो सकती है? n। मतलब ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त, ये कब होती 0 पर समाप्त? जब इसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए था। क्या इसका एक गुणनखंड 5 है? आप बोलोगे नहीं है। तो ये कभी भी क्या नहीं होगी? कभी भी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप यहां लिखोगे इसका एक गुणनखंड, इसका 6 की घात n का एक गुणनखंड 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 5 6 की घात n का एक गुणनखंड 5 नहीं है। अतः
6 की घात n, 6 की घात n कभी भी कभी कभी भी कभी भी जीरो पर जीरो पर समाप्त जीरो पर समाप्त जीरो पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यही क्या है इसका, यही इसका उत्तर है, यही क्या है इसका उत्तर है। ठीक है, यही क्या है इसका उत्तर है। अब अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। अब ये प्रश्न क्रमांक अपना 6 है। देखिए इसमें क्या कहा है उन्होंने, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए दो संख्याएं होती हैं, एक तो होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। यानी अभाज्य संख्या का वो क्या कहती है परिभाषा, अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि या तो स्वयं उसी संख्या से भाग जाए या फिर एक से भाग जाए, इसके अलावा और किसी संख्या से उसमें भाग ना जाए, उसे अभाज्य कहते हैं। और भाज्य संख्या में किसी भी संख्या से भाग जा सकता है, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक दो से अधिक संख्याओं से इसमें भाग जाना चाहिए भाज्य संख्या में। तो इसके अपन सबसे पहले अपन उत्तर लिखेंगे, इसमें लिख दो आप हल दिया है, क्योंकि दे रखा है, एक ये दे रखा है और ये दे रखा है, हल दिया है लिख दो हल, और यहां लिख दो आप दिया है, यहां लिख दिया आपने दिया है, दिया है। अब इसमें दो डिब्बे बना लो आप, एक इस साइड बना लो और एक इस साइड बना लो। इस साइड लिख लो आप 7 7 गुणा 11 गुणित 13 प्लस 13, ये लिख लीजिए आप 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब क्या करना है, इनमें देखिए कौन सी संख्या कॉमन है। जैसे कि यहां देखिए, यहां 13 है, यहां भी 13 है, आप कॉमन लेके इसको बाहर निकाल दीजिए। यहां से ये 13 13 कॉमन, यानी कॉमन लिया आपने, ये 13 लिख लिया। और यहां से ये 7 बच गया, गुणित ये 11 बच गया, गुणित यहां से कुछ नहीं, एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस यहाँ भी क्या बचेगा, एक बचेगा, फिर कोष्टक लगा दिया। अब क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर लेना है आपको। 11 7 77, और 77 का गुणा एक में करोगे तो 77 का 77 ही आ जाएगा, प्लस एक ये आ गया, गुणित कितना आ गया 13। 77 में एक जोड़ोगे कितना हो गया, 78 हो गया, कितना हो गया 78। अब ये कोष्टक किसका काम करता है, कोष्टक हमेशा गुणा का काम करता है, तो गुणा लगा दिए, कोष्टक को हटा दिया 13। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, 13 8 104, 104 की सुपर हासिल लग गई 10, 13 7 91, 91 का एक 9 और एक कितना आ गया 10, यानी कि ये संख्या भाज्य है। 10 14 यानी 1014, ये संख्या क्या है आपकी, भाज्य है। तो वो क्या पूछता है, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों है। तो बिल्कुल ये भाज्य संख्या इसलिए है कि इसमें देखिए 2 से भी भाग चला जाएगा, और 3 से भी भाग जा सकता है इसमें। 3 तिरके 9 बच गया कितना, 1, 3 तिरके 9 3 8 24 चला जाएगा, इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये कैसी है, ये भाज्य संख्या है। अब इसको सोल्व करके देखिए, इसमें क्या चीज कॉमन है। तो आप बोलोगे 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, तो 5 आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ 6 बचा, इंटू यहाँ कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ 5 नहीं बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा, है ना, गुणित 1, फिर गुणित ये 4, फिर गुणित ये 3, गुणित ये 2, गुणित ये 1, प्लस लगाओगे। अब यहाँ 5 नहीं बचा, क्योंकि 5 तो कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा आपका, एक बचा। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए,
7 छंग 42, 42 एकम 42, ठीक है। इन यहां से यहां तक गुणा किया आपने, कितना आ गया 42। फिर आप इनका कर लीजिए, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, और 24 का गुणा एक में करोगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। प्लस लगा लो, ये एक आ जाएगा, ये एक आ गया, ठीक। ये 5 है आगे, 5 ऐसा ही रहने दो। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 24 एकदम 24, 24 दूनी 48 की कितनी आ गई 8, हासिल लग गया 4। 24 एकदम 24, 24 दूनी 48, 24 की 72 और 24 चौका 96, कितना आ गया 96। 6 4 10 की सुपर हासिल 1, कितना आ गया 10, प्लस 1 है ये 1, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है। यहाँ कितना है 5, 1008 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया 1009 हो गया, ठीक है। अब ये कोष्टक किसका काम करता है, गुणा का काम करता है, तो गुणा लगा दिया 5, 5 का गुणा इसमें करो, 5 नाम 45, 5 का 0 में हुआ तो 0 और 5 का 1 में हुआ तो 5, यानी ये संख्या भी क्या है, भाज्य है। आप लिखोगे यहाँ दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है ना। आपका उत्तर होगा अतः, यहां लिख दोगे आप, अतः यह दोनों, यह 1014 और 5045, 5045, यह दोनों संख्याएं, यह 1014 और 5045 दोनों 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 संख्याएं, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य हैं। यही क्या है आपका उत्तर है, यही क्या है आपका उत्तर हो गया। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 हल है। प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहां लिख लीजिए, सोनिया को कितने मिनट लगे हैं, सोनिया, एक नाम है सोनिया, सोनिया को लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट, कितने मिनट 12 मिनट। और रवि, रवि को कितना लगता है, रवि को लगते हैं, नहीं सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, रवि को कितना लगते हैं 12 मिनट। अब वो क्या बोलता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, वे पुनः मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं, इसका आप एलसीएम निकाल लो, सिंपल लिखो, इधर ऐसा लिख लो, एलसीएम का प्रारूप बना लो, 18 लिख लो और 12 लिख लो। आप इस टाइप से एलसीएम का प्रारूप बना लो। इसमें अब आपको भाग देना है, 2 से भाग दोगे तो 2 नाम कितना आएगा 18, फिर इसमें भाग दोगे 2 छक्के कितना आएगा 12, फिर 2 से भाग दोगे। अब ये नहीं 3 से नहीं देना, जब तक 2 से देते रहना, इसमें जब तक भाग जाता रहे। तो 2 से 9 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, 9 में नहीं जाएगा तो 9 ऐसा ही लिख लो, 2 3 6 गया। अब इसमें किससे 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 3 से, यानी कि 3 तिरके 9 और 3 एकम 3, फिर इसमें 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, ये एक एक ही आपको लाना है। अब इनका आप एलसीएम, यानी कि ये क्या है आपका एलसीएम है, गुणा ऐसे लिख लो, 2 गुणित लगा के ये वाला 2, गुणित लगा के ये 3, गुणित लगा के ये वाला 3,
इनका आपस में गुणा कर लो, आपस में गुणा। 3 त्रिका 9, 9 तिये 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। यानी कि क्या बोलता है वो, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वो दोनों, तो वो 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोनों मिल जाएंगे। ये क्या है? आपका उत्तर है। ये क्या है? आपका उत्तर। यानी कि वो कितने देर बाद मिल जाएंगे दोनों? यानी सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। ये है आपका उत्तर। यही आपकी 1.1 प्रश्नावली खत्म होती है। अब आपको वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब अभी आपको कुछ मोस्ट उदाहरण अगले वीडियो में दिए जाएंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं।